जोहार साथियों, क्या आपको लगता है कि आदिवासी राष्ट्रपति है, केंद्रीय मंत्री पद है, मुख्यमंत्री के पद आदि में आदिवासियों को मिलने से आदिवासियों का क्या भला हुआ है? आपको क्या लगता है? उसके पीछे क्या विचारधारा काम कर रही है? इसका कोई आइडिया है? आइए इस वीडियो में उसे समझने का प्रयास करते हैं। आदिवासी प्रतिनिधियों को सिर्फ प्रतीक के रूप में भाजपा सरकार इस्तेमाल करती है, उनसे आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिलता है। आज उसे समझने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं। मणिपुर के आदिवासियों के दर्द में एक शब्द क्या किसी ने सुना? वास्तव में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी आरएसएस बीजेपी के हिंदुत्व प्रोजेक्ट के केंद्र में हैं। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि बीजेपी राष्ट्रपति पद के चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इस मामले में बीजेपी से बहुत पीछे रहा। बहुतों को लग सकता है और ये बताने का प्रयास लगातार ही हुआ है कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है और उन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। बीजेपी हितैषी है का जवाब आगे बताएंगे, लेकिन दूसरा तथ्य तो सही है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी और यह करने की क्षमता कहें तो भाजपा में ही हो सकता था और है। झारखंड को अलग राज्य बनाने में भी बीजेपी की ही भूमिका थी, लेकिन किस हालात में? यह उस हालात में उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाया जब नया राज्य बने तो सरकार उसकी बने। वैसा ही हुआ भी, बीजेपी की सरकार बनी। यदि बीजेपी की सरकार नहीं बननी होती तो ये कभी झारखंड को अलग राज्य नहीं बनाते। अब उसी तर्ज पर द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने की बात को हम समझ सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनना प्रतीकवाद से आगे भाजपा और आरएसएस की मूल राजनीतिक और हिंदुत्व परियोजना का हिस्सा है। संविधान की कार्यकारी शक्ति लोकसभा के बहुमत के नेता यानी इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में निहित है। अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए बीजेपी को राष्ट्रपति के पद पर आरएसएस विचारधारा का व्यक्ति चाहिए था, जैसा कि देश के लगभग सभी यूनिवर्सिटी और राज्य के राज्यपाल आदि के चयन में ये काम करते हैं। पार्टी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को चुनने के पीछे एक स्पष्ट कारण है। यह है उनकी पहचान, वह आदिवासी समुदाय से आती है। पीएम मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि वह गरीबों, दलितों और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में जुड़ी है। भाजपा अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है और मुर्मू जी को ऐसे समय में चुना है जब कई आदिवासी नेताओं और संगठनों ने मांग की है कि आगामी जनगणना में भारत की जनजातियों की गणना हिंदुओं से अलग की जाए, जिसमें सरना धर्म कोड की मांग सबसे आगे है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आदिवासी होने के कारण उनका समर्थन किया था। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन में कहा था कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे और वे कभी हिंदू नहीं होंगे। आदिवासी समुदाय हमेशा से प्राकृतिक पूजक रहा है और यही कारण है कि उन्हें मूलवासी लोगों के रूप में गिना जाता है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के इस बयान का विरोध किया था। आदिवासी संगठनों द्वारा अलग धार्मिक पहचान की मांग ने आरएसएस को परेशान कर दिया। जनजातियों को हिंदू धर्म में शामिल करना हिंदुत्व समूह के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी अपना धर्म हिंदू लिखती है और जिस दिन उसके नाम की घोषणा हुई थी उस दिन उन्होंने एक शिव मंदिर में पूजा और सेवा करते हुए उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। वहीं पर जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो वे अपने गांव के जयरा स्थल में पूजा पाठ कर अपनी संस्कृति से जुड़ाव और सरनावाद की पहचान को दिखाया था। भारत की जनजातियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन और जनसांख्यिकी में बदलाव आरएसएस के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य ईसाई बहुल हो गए। इससे हिंदू राष्ट्र की परियोजना को मदद नहीं मिलती, वरन आरएसएस को डर है कि धर्मांतरण का असर शेष भारत पर भी पड़ेगा और इसी का डर दिखाकर लोगों को ईसाईयत से दूर करने का प्रयास होता है। 19वीं सदी के शुरुआत में ईसाई मिशनरियों ने यहाँ काम करना शुरू किया। उसके बावजूद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में
इसकी बहुत कम उपस्थिति है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। पिछली जनगणना के अनुसार इन राज्यों में से झारखंड में ईसाई आबादी सबसे अधिक, केवल 4.3% ये कुल जनसंख्या का है। लेकिन आरएसएस धर्मांतरण को रोकने के लिए मिशन मोड में है और बनवासी कल्याण आश्रम जैसे विभिन्न शाखा संगठनों के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के परोपकारी कार्यों से मेल खाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू आदिवासी तालमेल बनाने के लिए सरना सनातन एक है की बात यह इकाई लगातार करती ही रही है। हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में चर्चों और मिशनरियों के खिलाफ हिंदुत्व संगठनों द्वारा हिंसा भी देखी गई है। द्रौपदी मुर्मू जी, जो धार्मिक रूप से अपने को हिंदू लिखती है, को राष्ट्रपति भवन में बैठाना हिंदुत्व ब्रिगेड के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही और वे लोग स्पष्ट संदेश दिए कि हिंदू जनजातियों को सत्ता संरचनाओं में समायोजित किया जाएगा। आरएसएस और भाजपा अपने प्रतीकात्मक कृत्यों पर आज भी कायम है। उनके लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन कभी भी मनमाना कार्य नहीं रहा है। आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी एनडीए सहयोगियों के सहयोग से सरकार चला रही थी। पार्टी ने अपने धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों को सही संकेत भेजने के लिए अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। इसी तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाजपा के प्रतिनिधित्व मैट्रिक्स में अच्छी तरह से फिट बैठते थे, क्योंकि वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी थे और एससी मतदाताओं के दिल और दिमाग को जीतने का यह एक प्रयास था। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। कुछ लोग बाद में उत्तर प्रदेश में बसपा की ओर चले गए। जिस तरह से आरएसएस विभिन्न समुदायों के नेताओं को उन समूहों में विचारक भेजने के लिए सहयोग कर रहा है, वह भाजपा की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे लोग विराट हिंदुत्व की विचारधारा का अनुसरण करते हैं और जो गैर मुसलमानों और गैर ईसाइयों की एकजुटता से बनी है। भाजपा ने KR नारायणन की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया था, जो संयोग से अनुसूचित जाति समुदाय से पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। उस समय भाजपा ने इतिहास रचने के सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। वहीं भारत के विपक्षी दलों ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन काफ़ी मनमाने है। शरद पवार, फारूक अब्दुल, गोपाल कृष्ण गांधी इस बार उनकी प्राथमिकताएं थे। उनके पीछे हटने के बाद यशवंत सिन्हा को चुना गया। संयोग से सिन्हा 2018 तक भाजपा में ही थे और वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे। वह झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 में उनके बेटे जयंत सिन्हा को हजारीबाग से मैदान में उतारा था। यशवंत सिन्हा का बीजेपी छोड़ना वैचारिक से ज़्यादा व्यक्तिगत था, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने से विपक्ष को कोई वैचारिक या राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। दूसरी ओर भाजपा वास्तव में भारत की सत्ता संरचनाओं में श्रम विभाजन लागू कर रही है। यह राजनीतिक क्षेत्रों में निम्न वर्गीय समूहों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहा है। इनमें से अधिकतर सजावटी या प्रतीकात्मक पद हैं। इसलिए हमें मंत्रिपरिषद में या राज्यपाल के रूप में कई SC, ST, OBC राज्य मंत्री मिलेंगे, लेकिन नौकरशाही, PMO, प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और नियामक निकायों जैसे संस्थानों का नेतृत्व ज़्यादातर हिंदू उच्च जातियों के पास है। सबसे ऊपर एक सर्वव्यापी RSS संरचना है जिसका नेतृत्व डॉक्टर मोहन भागवत और उनके द्वारा चुने गए प्रचारकों यानी कि स्वयंसेवकों की टीम करती है। आदिवासियों का दिल जीतने के लिए बीजेपी मूलतः 3 मुद्दों पर काम करती है। पहला तो प्रतिनिधित्व। इसके तहत पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी नेताओं जैसे अर्जुन मुंडा, फगन सिंह कुलस्ते आदि को मंत्रिमंडल में जगह देकर स्पष्ट संदेश दिया गया। दूसरा था धर्मांतरण का मुकाबला, जिसके तहत डिलिस्टिंग का आंदोलन खड़ा किया गया है। और तीसरा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्षों को मान्यता देने के केंद्र सरकार के प्रयासों पर जोर देकर एक राष्ट्रवादी जनजातीय पहचान के निर्माण की भूमिका तैयार की गई है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस, रानी दुर्गावती गौरव यात्रा और तंतिया भील के नाम रेलवे स्टेशन का नाम रखना आदि
इसी कार्य योजना के हिस्से थे। तो इस तरह आप देखेंगे बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर आदिवासियों को रिझा रही है। उनके एजेंडा में आदिवासियों के 8.6% आरक्षण की बात आप नहीं सुनेंगे। केंद्र सरकार में लाखों नौकरियों की रिक्तियां हैं, उसे भरने का आश्वासन नहीं सुनेंगे। सरकार के कामों को ठेके पर देकर आदिवासी आरक्षण को समाप्त किया गया है, उस पर बात नहीं होगी। विस्थापितों को, भूमिहीनों को ज़मीन देने की नहीं, वरन उल्टा बिना ग्राम सभा के पूंजीपतियों को ज़मीन देने की बात करती है। रोजगार की बात बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि सब ठेके पर दे दिए गए हैं। शिक्षा में आदिवासियों को समान अवसर के लिए कोई बात नहीं होती है। आवासीय विद्यालय बनाकर आरएसएस को सौंपने का काम हो ही रहा है, मतलब आदिवासियों को हिंदू बनाकर ही छोड़ना है। आदिवासी इतिहास से छेड़छाड़ जारी है, लेकिन वे अपने इतिहास को हर जगह घुसा रहे हैं। आदिवासियों की बात सिर्फ संकेत के लिए करती है, यह विचारधारा की बात है। आपको सही लगे तो वह सही है, नहीं तो दूसरा सही है। लेकिन उनके वैचारिक लड़ाई में आदिवासी बुरी तरह पिस रहे हैं, मेरी यही चिंता है। खैर, आप इस विचारधारा से कितना प्रभावित हैं कमेंट में बताने का प्रयास आप कर सकते हैं। आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, विश्वास, आस्था, संवैधानिक अधिकार आदि सब हकीकत हो, यदि आप थोड़ा सा भी इस बात को समझ पा रहे हैं तो मेरा यह प्रयास सफल है। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।